थे, एंड वेयर यू कैन बी इज इज कॉल्ड पोटेंशियल क्वालिटी। वेयर यू कैन बी, आप कहां पहुंच सकते हैं, आप क्या अचीव कर सकते हैं। वेयर यू कैन बी मतलब ये हमारा क्या हो चुका है, पी क्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल क्वालिटी। वेयर यू आर एंड वेयर यू कैन बी, वेयर यू आर एंड वेयर यू कैन बी, आप कहां हैं और कहां पहुंच सकते हैं। वेयर यू कैन बी, इसी बात को दूसरी पॉइंट में बोला गया है, इट इज अ क्वालिटी फिलॉसफी एंड द वे ऑफ इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस बाय नोइंग वेयर यू आर एंड वेयर यू कैन बी, आप कहां हैं और आप कहां पहुंच सकते हैं। तो ये हमारा हुआ पोटेंशियल क्वालिटी, जहां पहुंचना है, और ये था हमारा एक्चुअल क्वालिटी। और अगर बात करें कि पूरे सिक्स सिग्मा का एम क्या, अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ ये जो ए क्यू माइनस पी क्यू है, ये जो ए क्यू माइनस पी क्यू है, इसका जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, वेस्टेज। ये डिफेक्ट है, ये सब ये डिफेक्ट है, ये वेस्टेज है यार। आपका प्रोडक्ट कंट्रोल लिमिट के बाहर गया, ये वेस्टेज है, ये डिफेक्ट है। और इसी को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट निकल के आया जिसका नाम है सिक्स सिग्मा। दिस इज द प्लेस वेयर द सिक्स सिग्मा कम्स इन द पिक्चर, एंड द पिक्चर इज द एम ऑफ द सिक्स सिग्मा इज कि आप अपने एक्चुअल क्वालिटी को इतना बढ़ा दो कि वो पोटेंशियल क्वालिटी के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और अगर एक ए क्यू का वैल्यू बढ़ा के पी क्यू के बराबर कर दिए तो वेस्टेज क्या हो जाएगा, जीरो। और यही हमारा एम है सिक्स सिग्मा का। वी आर फोर्स टू चूज, हमें काम क्या करना है कि इस डिफेक्ट को क्या करना है, रिड्यूस करना है। हमें अल्टीमेटली इस डिफेक्ट को क्या करना है, रिड्यूस करना है, और इसको क्या कर देना है, जीरो करना है। यही हमारा सिक्स सिग्मा का एम है। देखो, एक आदमी ने बोला है कि सर हम अभी स्टूडेंट है, वो वक्त आएगा जब हम पी क्यू बन जाएंगे। बिल्कुल सही रिलेट क्यों, दो ए क्यू का मतलब है इट इज योर एक्चुअल क्वालिटी। अब एक्चुअल क्वालिटी ये कि यार अभी आप स्टूडेंट और आपका काम है सीखना, और सीख के आपने एग्जाम को क्रैक कर देना है और आपको बन जाना है, यही वही है आपके लिए पी क्यू है, पोटेंशियल क्वालिटी वही है। और देखो यार, ऐसी वैकेंसी हमेशा आती नहीं है, बिल्कुल जान लगा देना है ना, छोड़ना नहीं है एकदम बिल्कुल। एक लोगों ने लिखा है सर, वेयर वी आर बेरोजगार, वेयर वी कैन बी ग्रेड ए गुड जॉब। अरे वो ठीक है, वो ए क्यू माइनस पी क्यू या पी क्यू माइनस ए क्यू दोनों से डिफरेंस की बात कर रहे हैं। आप चाहो तो इसको पी क्यू माइनस ए क्यू लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो ए क्यू माइनस पी क्यू लिखो चाहे पी क्यू माइनस ए क्यू लिख लो, ठीक है। पी क्यू माइनस ए क्यू कर दो। समझ गई बात की नहीं, कि पहले चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, क्या कर रहे हैं।
दो यार कंपनी को गौरव कुमार सिंह, कंपनी को गारंटी देने के बहुत तरीके हैं यार, वो थोड़ी बहुत सिक्स सिग्मा पे काम करते हैं और बाकी यार उनके बहुत सारे पैरामीटर हैं। गारंटी वारंटी का जो मेन है ना वो है कंपनी की प्रॉफिट पे डिपेंड करता है मेनली, जैसे बताया था ना कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में कि कंपनी का एम जो है वो क्वालिटी को इंप्रूव डिक्रीज नहीं करना है, कंपनी का एम है टू गेट द मोर प्रॉफिट, है ना। सर मेरा ए भी आपसे पढ़ा है अरे यार वैसे आप चलो बाद में बात करिए, एनीवे चलो। तो ये था हमारा यार, मतलब ये बात थी पूरी सिक्स सिग्मा के बारे में कि भाई सिक्स सिग्मा क्या है, हमने बात किया उसका एम क्या है और हमारा एक्चुअली में काम। अच्छा एक बात यहां ध्यान रखिएगा कि द एम ऑफ सिक्स सिग्मा इट रिड्यूस दी एरर, रिड्यूस द डिफेक्ट। अब एक बात यहां बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट का है और ये गलती नहीं करना चाहिए कि जैसे मान लो कोई कंपनी जो है वो काम कर रहा था और उसका 1 मिलियन में 50,000 डिफेक्टिव आ रहा था, जब वो सिक्स सिग्मा पे काम करने लगेगा तो उसकी क्वालिटी लेवल को इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना है। द कंपनी शुड वर्क ऑन द सेम सिग्मा लेवल, सेम लेवल पे काम करना है, उसको प्रोडक्ट की क्वालिटी का लेवल इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना है, बस उस पर नंबर ऑफ एरर को रिड्यूस करना है। भाई मतलब सेम मशीन से बन के आ रही थी बट यहां डिफेक्टिव बन रहा है, कुछ जगह सही बन रहा है, तो ये तो एरर को रिड्यूस किया जा सकता है ना यार। सोचो एक ही मशीन है, एक ही मैन पावर है, सब कुछ सेम है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट डिफेक्टिव बनते हैं, कुछ खराब बनते हैं, कुछ अच्छे बनते हैं, तो उसको रिड्यूस करना है कि वो डिफेक्ट को रिड्यूस करना है, ये नहीं कि क्वालिटी का लेवल इंक्रीज डिक्रीज बना दे। जैसे मान लो सैमसंग है, सैमसंग 1 मिलियन प्रोडक्ट बना रहा है, उसमें उसके 20,000 डिफेक्टिव बन रहे हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि सैमसंग कल को सिक्स सिग्मा में काम करने लगेगा तो सैमसंग अपना क्वालिटी लेवल बढ़ा के एप्पल के बराबर कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द सैमसंग विल रिमेन सैमसंग ओनली, दे विल वर्क एट द सेम सिग्मा लेवल, बस उसी लेवल पे वो अपने नंबर ऑफ डिफेक्ट को रिड्यूस करेंगे, ये है सिक्स सिग्मा का एम। चलो अब देखो जरा सा, अब थोड़ी सी बात करेंगे, देखो इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ी हिस्ट्री बैकग्राउंड की बात करते हैं। इसको 3-4 स्टार बना दे रहे हैं, इनके पूछे जाने के चांसेस थोड़ा ज्यादा है। तो पहली बात करते हैं कि हु इज द फादर ऑफ सिक्स सिग्मा। फादर ऑफ सिक्स सिग्मा, तो फादर ऑफ सिक्स सिग्मा जो है वो कौन है? मिस्टर बिल स्मिथ। और ये बिल स्मिथ वो मूवी वाले बिल स्मिथ नहीं है, ये जो बिल स्मिथ है ही वॉज एन इंजीनियर, इन मोटोरोला, वो मोटोरोला कंपनी में इंजीनियर हैं, मोटोरोला। he was an engineer in Motorola। he was an engineer in Motorola, बेसिकली वो केमिकल इंजीनियर थे भाई साहब, इतनी डिटेल की जरूरत है नहीं लेकिन याद है तो बता दे रहे हैं, केमिकल इंजीनियर थे भाई साहब ये। तो एक्चुअल में पहला जो सिक्स सिग्मा पे जो नाम निकल के आया, जो काम निकल के आया था, वो कंपनी थी मोटोरोला, जहां पे सिक्स सिग्मा को इंप्लीमेंट किया गया था। तो ये बात बिल्कुल याद रखना है, किस कंपनी शुरू हुआ था? मोटोरोला से। किसने किया था? मिस्टर बिल स्मिथ, जिनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ सिक्स सिग्मा। सो द फादर ऑफ सिक्स सिग्मा इज मिस्टर बिल स्मिथ। In 1987, Motorola officially launched Six Sigma. In 1987, Motorola officially launched Six
Six Sigma program. Officially launched Six Sigma program. And due to this, Motorola known worldwide as quality leader and profit leader. मोटरोला ने पहली बार सिक्स सिग्मा प्रोग्राम को कब लॉन्च किया था? 1987 में. एंड ड्यू टू दिस मोटरोला का नाम पूरे वर्ल्ड में शुरू हुआ इन द फील्ड ऑफ सिक्स सिग्मा. एंड मोटरोला वाज वेल नोन फॉर द क्वालिटी लीडर एंड प्रॉफिट लीडर. देखो एक बात समझो, हुआ क्या था. अगर आप देखो, अगर बात करो कि मोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, अगर आप यही बात करो ना 90s एरा की, 90s की एरा की अगर बात करो तो सिर्फ इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं. मोबाइल का दूसरा नाम था मोटरोला, है ना. जैसे एक होता ना कि एक कंपनी इतनी बड़ी बन जाती है, जैसे ना आज जैसे सिविल सर्विस होते हैं, सिविल सर्विस आईएएस एक पोस्ट है, लेकिन आज बोलते हैं कि हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं. वो आईएएस का चार्म जो है आईएएस पोस्ट है, जबकि तैयारी तो आप करते हो सिविल सर्विस की, उसमें एक पोस्ट होता है और जो आईएएस है. लेकिन आज पूरी सिविल सर्विस तैयारी को लोग बोल देते हैं आईएएस. वैसे ही बात करते हैं कि 90s के एरा में मोबाइल इंडस्ट्रीज में मोटरोला का दूसरा नाम ही था मोबाइल. और उस कंपनी ने क्या किया, अब सोचो क्या हुआ होगा. मान लो इसके पहले 1987 में जब मोटरोला ने सिक्स सिग्मा लगाया, उसके पहले की बात करते हैं कि मान लो मोटरोला ने पहले 1 मिलियन प्रोडक्ट बनाता था, उसके 50,000 डिफेक्टिव बनते थे, बट मोटरोला वाज स्टिल इन द प्रॉफिट. हुआ क्या, मतलब वो 1 मिलियन में मान लो ऐसे रफली एक एग्जांपल की बात कर रहे हैं ना, कि मान लो कि वो 1 मिलियन में 50,000 डिफेक्टिव बनाते थे. और जब उन्होंने सिक्स सिग्मा इंप्लीमेंट कर दिया, अच्छा इसके बावजूद भी वो प्रॉफिट में थे, जब इन्होंने सिक्स सिग्मा इंप्लीमेंट कर दिया तो ये जो 50,000 जो डिफेक्टिव बन रहा था ये भी सही हो गया. और जब ये सही हुआ तो मोटरोला को ह्यूज प्रॉफिट मिला, और इतना प्रॉफिट मिला पूरे वर्ल्ड में उसका नाम उठा एज अ प्रॉफिट लीडर. और उस समय क्वालिटी के नाम पे ऐसा बोला जाता था कि भाई मोटरोला कभी कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाता ही नहीं, आप जाइए दुकान पे आंख बंद करके ले लीजिए. और 90s के दशक में मोटरोला ने पूरी वर्ल्ड पे राज किया है, और लोग बोलते थे कि मोटरोला मतलब ऐसा है कभी डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनाता ही नहीं है. लेकिन आज मोटरोला का नामो निशान मिट गया. आज मोटरोला को कोई हाथ तक नहीं लगाता है. मोटरोला का नामो निशान, इनफैक्ट मोटरोला कंपनी ही बिक गई, उसको लेनोवो ने परचेज कर लिया. मोटरोला कंपनी खत्म हो गई. वो कंपनी जो क्वालिटी लीडर में वर्ल्ड में नंबर 1 था, वो कंपनी आज मोबाइल इंडस्ट्रीज में सर्वाइव नहीं कर पाई, कंपनी खत्म हो गई. क्यों कंपनी खत्म हो गई? उसका सेम रीजन है जैसे नोकिया का इंडिया से खत्म होना. एक एरा था ना 2000 के बाद की बात कर लो, 2003, 4, 5 में नोकिया ने एक मोबाइल लॉन्च किया था 1108. वो इतना हिट मोबाइल हुआ कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, हर आदमी लेके चल रहा था नोकिया. और नोकिया वाज द बिग हिट कंपनी इन इंडिया इन 2006-2004 के आसपास की बात होगी. अब नोकिया क्यों फ्लॉप हुआ? सोचो, आज किसी के हाथ में देखते हो नोकिया, लेकिन नहीं है. क्यों नहीं है? उस समय क्या हुआ कि एंड्रॉयड कंपनियां जो थी, जो सॉफ्टवेयर कंपनियां थी, वो खुद नोकिया के पास चल के आई थी, भाई अब समय आ चुका है आपको, आप एंड्रॉयड फोन लॉन्च कीजिए. पर नोकिया तो नोकिया थी उस समय, बोलता मुझे जरूरत नहीं है, हम लोग मार्केट के सबसे बड़े प्लेयर हैं, हमें आपकी जरूरत नहीं है. और उन्होंने एंड्रॉयड फोन लॉन्च नहीं किया. सेम टाइम पे इंडिया में और मोबाइल लॉन्च हुई एंड्रॉयड फोन के साथ, विद न्यू फीचर्स के साथ. लोगों ने परचेज किया और लोगों को अच्छा लगा. वो नोकिया वाले मोबाइल में वो सांप वाला गेम हुआ करता था, ऐसे घूमता था. लोग एंड्रॉयड फोन किए, उसमें नया गेम मिला, लोगों को गेम पसंद आया, लोगों ने मोबाइल यूज किया, नोकिया यूज करना बंद कर दिए. नोकिया जब तक ये सोच पाता एंड्रॉयड फोन लॉन्च करने के लिए, तब तक अदर कंपनियां मार्केट में हावी हो गई और नोकिया का नामो निशान फिनिश हो गया और नोकिया खत्म हो गया कंपनी से. दो दुनिया में यही बोली जाती है कि इन द बिजनेस फील्ड में यू कांट इग्नोर द कस्टमर के नीड को समझना बहुत जरूरी है.
और जब तक कस्टमर की नीड को आप नहीं समझेंगे तब तक मार्केट में आप सर्वाइव नहीं करेंगे। आप सोचो आज नोकिया खत्म हो गई, मोटरोला खत्म हो गई यार। आज सोचो जो मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर बना पड़ा हुआ एप्पल, एक्चुअल में होना इसको कहाँ चाहिए था, मोटरोला को, लेकिन आज है ही नहीं। सो मोटरोला को उस समय इतनी प्रॉफिट हुई थी कि वो वर्ल्ड में नाम कमाया और उस समय पे उसको बोला गया था एज अ क्वालिटी लीडर। इतना होने के बाद 1988 में 1988 में क्या हुआ, मोटोरोला was awarded by Motorola was awarded by in 1988 Motorola was awarded by MB Malcolm Baldrige नेशनल क्वालिटी अवार्ड। 1988 में मोटरोला को एक अवार्ड मिला था MBNQA, दैट इज मैल्कम बालरीज नेशनल क्वालिटी अवार्ड। मैल्कम बालरीज नेशनल क्वालिटी अवार्ड 1988 में मोटरोला को अवार्ड मिला था जिसका नाम है मैल्कम बालरीज नेशनल क्वालिटी अवार्ड, विच इज द नेशनल अवार्ड ऑफ, इट इज द नेशनल अवार्ड ऑफ यूएस। वो जो मोटरोला कंपनी थी वो कहां कंपनी थी, यूएस की कंपनी थी, और इनके काम से प्रभावित होने के बाद इनको एक अवार्ड मिला था जिसका नाम है मैल्कम बालरीज नेशनल क्वालिटी अवार्ड, एंड इट वाज द नेशनल अवार्ड ऑफ यूएस। देखो आप क्वालिटी का दूसरा अवार्ड पढ़ने जा रहे हो। एक हमने पहले बता रखा था डेमिंग, विच इज द क्वालिटी अवार्ड ऑफ जापान, विच इज द हाईएस्ट क्वालिटी अवार्ड ऑफ जापान, और ये अवार्ड कहां का है, ये अवार्ड हमारा है भाई यूएस का, विच इज द हाईएस्ट क्वालिटी अवार्ड। दो फोर्थ पॉइंट में क्वालिटी इंप्रूवमेंट लिखा है, तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट का मतलब आप क्या समझते हैं, फोकस ऑन द क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड रिडक्शन ऑफ डिफेक्ट। दो बात यह है कि मतलब एक्चुअल अब जैसे मान लो कि ना आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर रहा है, तो वो तो पहले ही वर्स्ट केस है ना यार। बट यहां पर क्वालिटी इंप्रूवमेंट का मतलब है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट का मतलब है कि यहां पर क्वालिटी लेवल से मतलब नहीं, ये बात समझे रहिएगा। अगर आप नंबर ऑफ डिफेक्ट को रिड्यूस करते हो तो क्या वो क्वालिटी का इंप्रूवमेंट नहीं है, वो भी है क्वालिटी का इंप्रूवमेंट। ठीक है,
चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। अच्छा एक और बात थी यहां पे, चलो एक और बात बताते हैं। इन 1995 सिक्स सिग्मा became well known after Six Sigma become well known in 1995. Six Sigma become well known because of Mr. Jack Welch. और जैक वेच कौन थे? He was the CEO of जी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी। दो जो मिस्टर जैकवेस थे जो कि जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के सीईओ थे, उस समय इन्होंने भी सिक्स सिग्मा को अपनी कंपनी में क्या किया है, ऐड किया। और जैसे मान लो क्या हुआ ना कि जब मोटोरोला सिक्स सिग्मा पे काम करता था तो लोग सिक्स सिग्मा को नहीं जानते थे, लोग मोटोरोला कंपनी को जानते थे। लेकिन जब मोटोरोला को बहुत प्रॉफिट हुआ, उसी समय जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के जो सीईओ थे मिस्टर जैक वेच, उन्होंने क्या किया, सिक्स सिग्मा को अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट किया। और इनको भी इतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ कि इन्होंने पूरे वर्ल्ड में एक नाम बनाया, एज अ प्रॉफिट लीडर कहलाए। ये भी जब इनको प्रॉफिट हुआ तब पूरी दुनिया जानना शुरू हुई कि आखिर ये सिक्स सिग्मा क्या चीज है। और धीरे धीरे 2000 आते आते लोगों के यूनिवर्सिटी के सिलेबस में आ गया कि सिक्स सिग्मा पढ़ना चाहिए, और लोग पढ़ना शुरू कर दिए। इट इज ए नेशनल अवार्ड, मतलब अमेरिका का है ना यार, यूएस का है, यूनाइटेड स्टेट का है हमारा नेशनल अवार्ड। ठीक है, चलो दो थोड़ी सी यही बात करते हैं ना कि वाई वी आर यूजिंग सिग्मा। इस बात को हम लोग समझते हैं कि वाई सिग्मा, हम लोग आखिर सिग्मा ही क्यों यूज करते हैं, या हम लोग सिक्स पाई क्यों नहीं यूज करते, या वाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेवन सिग्मा एंड ऑल। नोट कर लिए होने यार सब। दो अवार्ड है, दोनों को याद रखो, एक डेमिंग का, एक मैल्कम अवार्ड। तो ये दोनों तो याद रखना ही चाहिए यार, है ना। दो सब पूरी प्रोबेबिलिस्टिक पे चल रहा है कि क्वेश्चन पे मतलब क्या पूछ सकता है। थोड़ा सा हो सकता है कि भाई अब सिक्स सिग्मा पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन उनके अवार्ड के बारे में नहीं पूछा गया है, तो ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है। एनीवे चलो अब थोड़ी सी बात करते हैं वाई सिग्मा। दो सिग्मा मतलब एक ऐसा ग्रीक वर्ड है, आप बोल सकते हैं सिग्मा इज ग्रीक वर्ड, है ना। सिग्मा इज अ ग्रीक वर्ड। सिग्मा एक ग्रीक वर्ड है जो डेविएशन को मेजर करता है। वर्ड नहीं बोलेंगे, सिग्मा इज अ ग्रीक लेटर used to measure
used to measure deviation. Sigma is a Greek leader used to measure deviation, जिससे हम लोग क्या मेजर करते हैं, डेविएशन मेजर करते हैं। मतलब आप कहीं पर भी जैसे मान लो ना, जैसे मान लो, अब दो ऐसे समझो, इट यूज टू मेजर द डेविएशन। जैसे मान लो आपसे मैंने ये पूछा, ऐसे समझो कि जैसे आपको टेम्परेचर मेजर करना है, बहुत ध्यान सुनिएगा, आपको क्या मेजर करना है, टेम्परेचर। तो आप टेम्परेचर कैसे मेजर करते हो भाई, थर्मोमीटर से, थर्मोमीटर से। अब मुझे क्या मेजर करना था, मुझे मेजर करना है क्वालिटी। तो मैंने बोला मैं क्वालिटी को मेजर करूंगा विद द हेल्प ऑफ सिग्मा से। अच्छा, जब आप टेम्परेचर मेजर करते हो थर्मोमीटर से, तो देयर इज अ थर्मो स्केल। आपने देखा होगा थर्मोमीटर में एक थर्मल स्केल होता है, थर्मो स्केल। तो जब सिग्मा को मेजर करेंगे हम लोग, क्वालिटी को मेजर करेंगे सिग्मा से, तो हमारे पास क्या आएगा, एक सिग्मा स्केल। तो हमारे पास क्या आएगा, एक सिग्मा स्केल आएगा। जैसे टेम्परेचर को मेजर कर रहे हो आप थर्मोमीटर से, तो थर्मल स्केल आता है, वैसे क्वालिटी को मेजर करते हैं हम लोग सिग्मा से, तो हमारे पास सिग्मा स्केल आएगा। अब ये सिग्मा स्केल क्या है भाई साहब, थ्री 08530। दो एक बात दिखा रहे हैं यहां पे, देखो ये क्या चीज है, समझो बात को। हम बात करते हैं सिग्मा स्केल का, और हम ये दिखा रहे हैं कि अलग अलग सिग्मा लेवल पे हमारे पास नंबर ऑफ डिफेक्ट कितने होते हैं। अब जरा ऐसे समझो कि ये हमारा है सिग्मा स्केल, इधर हम दिखा रहे हैं सिग्मा लेवल, ये हमारा है सिग्मा लेवल, है ना, दिस इज सिग्मा लेवल। और इधर हमारे पास क्या है, डिफेक्ट है। आइदर यू कैन से इट इज डीपीएमओ और इट इज ईपीएमओ। तो हम ये बात कर रहे हैं कि यहां पर क्या है कि अलग अलग सिग्मा लेवल पे हम अलग अलग डिफेक्ट दिखाते हैं। तो अगर कोई कंपनी 6 सिग्मा में काम करता है, तो उसका मैक्सिमम डिफेक्ट कितना होना चाहिए, उसका मैक्सिमम डिफेक्ट कितना हमारे पास है, इट इज 3.4 डीपीएमओ। और ये जो डेटा है, यही डेटा हमारा डेटा कहलाया है वर्ल्ड क्लास डेटा फॉर द 6 सिग्मा। ये जो डेटा हमारे पास है 6 सिग्मा का, दिस डेटा इज नोन एज वर्ल्ड क्लास डेटा। अब कोई कंपनी, मान लो कोई कंपनी जो है वो 5 सिग्मा में काम करता था, उसका 1 मिलियन में डिफेक्ट कितना है, 233। कोई कंपनी 4 सिग्मा में काम करता था, उसका मैक्सिमम डिफेक्ट कितना है, 6210। तो अलग अलग सिग्मा लेवल पे हम ये दिखा रहे हैं कि अलग अलग नंबर ऑफ क्या है, डिफेक्ट है। अब बात समझो, हमें ये डेटा याद नहीं कर रहा, हमें सिर्फ ये बात याद रखना है कि जैसे कोई कंपनी, अब बात ये है कि कोई कंपनी जब 6 सिग्मा में काम करेगा तभी उसको प्रॉफिट मिलेगा क्या, द आंसर इज नो, इट इज नॉट जरूरी। मतलब ये जरूरी नहीं है कि कोई कंपनी 6 सिग्मा में काम करेगा तभी उसको प्रॉफिट मिलता है। इनफैक्ट कंपनी किसी भी सिग्मा लेवल में काम करता है उसको प्रॉफिट मिल सकता है। और वर्ल्ड में बहुत कम कंपनियां हैं जो 6 सिग्मा में काम करती हैं, है कि नहीं। तो जरूरी नहीं कि सारी कंपनी जब 6 सिग्मा में काम करेगा तभी उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रॉफिट के लिए जरूरी नहीं है, बट ये जरूर है कि फॉर द ह्यूज प्रॉफिट, फॉर द लार्ज इमेज, फॉर द क्वालिटी सिंबल, द कंपनी शुड वर्क इन द 6 सिग्मा। कंपनी किसी भी सिग्मा लेवल में काम करता है उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट।
क्लियर है बात? तो ये हमने दिखा दिया है कि एक सिग्मा स्केल है, और मैं कोई डेटा बोलूंगा कि इसमें से कोई भी डेटा याद करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला डेटा आपको याद रखना है, सिर्फ ये डेटा याद रखना है। दो कोई पूछ रहा सर क्या ये डेटा प्रैक्टिकल बेस्ड डेटा? देखो एक बात समझो, जैसे सिक्स सिग्मा की ना कोई हेडक्वार्टर नहीं है, कोई सिक्स सिग्मा डिपार्टमेंट नहीं है, तो ये सब डिसीजन कौन लेता है? द कंपनी हु आर वर्किंग इन सिक्स सिग्मा। तो एक सिक्स सिग्मा की कम्युनिटी है जो ये डिसीजन लेती है। अब ये वही है कि कोई सिक्स सिग्मा का हेडक्वार्टर बैठा हुआ है जहां बैठ के एक दिन डिसीजन लिया जाता है, ऐसा कुछ है ही नहीं यार। सिक्स सिग्मा एक फिलॉसफी है, एक थ्योरी है। तो जो लोग सिक्स सिग्मा की कंपनी में काम करते हैं, या जो लोग सिक्स सिग्मा की कंपनी बिल्ड कर रखे हैं, या जो लोग सिक्स सिग्मा से जुड़े हुए लोग हैं, वो ये डिसीजन लेते हैं यार। अब देखो एक टेबल में आ रहा है परसेंटेज गुड का और सिग्मा लेवल पे। और आपको फिर से ये वाला डेटा याद रखना है, ये सिक्स सिग्मा का परसेंटेज गुड है। इफ द कंपनी इज वर्किंग इन सिक्स सिग्मा देन इट्स परसेंटेज गुड इज 99.997। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये डेटा से बचाए, ये डेटा भी ना याद रखो, आपको बताते हैं कि कौन सा डेटा आपको याद करना चाहिए। चलो इसको लिख लो, फिर बता देते हैं। देखो तो एक्चुअल में ना हमें ये वाला ग्राफ चाहिए। हमें जब कोई कंपनी सिक्स सिग्मा में काम करता है तो ऐसे समझो, ऐसे है, वो बात ये है, वो बात ये है। वन सिग्मा, टू सिग्मा, थ्री सिग्मा, फोर सिग्मा, फाइव सिग्मा, सिक्स सिग्मा है। वन सिग्मा, टू सिग्मा, थ्री सिग्मा, फोर सिग्मा, फाइव सिग्मा एंड सिक्स सिग्मा। जब कोई कंपनी वन सिग्मा में काम करता है तो हमने पहले बता रखा है कि परसेंटेज गुड उसका कितना होता है, इट इज 68.26%। टू सिग्मा का डेटा भी मैंने आपको बताया था कितना होता भाई, इट इज 95.46%, याद है। और थ्री सिग्मा का डेटा हमने बताया था कितना, इट इज 99.73%। और एक्चुअल में जब कोई कंपनी सिक्स सिग्मा में काम करता है तो उसका परसेंटेज गुड है 99.5 टाइम्स 98। ये है सिक्स सिग्मा का डेटा। तो ये वाला डेटा आप याद रख सकते हो। और ये जो परसेंटेज गुड है ये क्या है, ये तो बस ऐसे समझो, जैसे देखो वन सिग्मा में मतलब 1 मिलियन में 69 लाख डिफेक्टिव है, तो अच्छा कितना हुआ, लगभग 31%। तो ये परसेंटेज गुड निकालने का तरीका क्या है कि इतने में इतना डिफेक्टिव है तो परसेंटेज गुड बताओ क्या है। तो ये डेटा तो मतलब यूजलेस है, इसको याद रखो ना रखो कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है इस वाले डेटा से,
ये है 1 सिग्मा, ये है 2 सिग्मा, ये है 3 सिग्मा, और ये हमारा याद रखना है 6 सिग्मा। 99.5 टाइम्स 9 8। अरे ये जो है 99.37, ये अलग डेटा है ना भाई, ये कैसे निकलेगा? आप देखो 1 मिलियन में से इतना सबट्रैक्ट करो, है ना, 1 मिलियन में से इतना सबट्रैक्ट करो, डिवाइड बाय 1 मिलियन कर दो, ये इतना ही आएगा। तो ये परसेंटेज गुड ऐसे निकाला गया है। जैसे ये मान लो आपको निकालना है कि भाई मान लो 3 सिग्मा का डेटा, तो 1 मिलियन का मतलब हो जाएगा 10⁶, माइनस कर दो कितना 66810, डिवाइड बाई 10⁶ कर दोगे तो लगभग उतना ही आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को? तो वो वाली बात है ये। चलो ठीक है भाई, इसको जरा यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं लोग कि ऐसा है, तो देख लो, इसको जरा सही कर दो। पॉइंट ये है कि ये डेटा अलग है, वो डेटा है ही नहीं। इसको ये कितना आ रहा भाई 93.37 आ रहा है क्या लगभग, जो मैंने निकाला। ये डेटा मतलब वो जो नॉर्मली गणित से निकालते हैं ना कि इतना में इतना डिफेक्टिव है तो कितना परसेंटेज आएगा, ये वो है। जैसे देखो 1 मिलियन में लगभग 69 लाख डिफेक्टिव है, तो भाई मतलब तो कितना परसेंटेज गुड हुआ 31%। यहाँ 30 लाख डिफेक्टिव है, लगभग 31 लाख, तो परसेंटेज गुड कितना हुआ 69% है। तो ये कैलकुलेशन अलग है ना। तो 6 सिग्मा का मतलब क्या हुआ, यहां से मीन से +6 इधर और -6 इधर। क्लियर है? तो ये हमारा है 6 सिग्मा। $99.5 टाइम्स 9 8।
Noted all. मिस्टर अभिजीत द्विवेदी, देखो आप अपने साइड से चेक करो, यहाँ पे सब बिल्कुल सही चल रहा है। यू आर द सिंगल पर्सन हु इज मैसेजिंग दैट कि सर ब्लैक स्क्रीन आ रही है, बाकी सब लोग का सही आ रहा है ना, यही आ रहा है। चलो अच्छा, एक बात और समझिएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव पॉइंट से इंपॉर्टेंट बात है ना। क्या बात इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट से? ऐसे जैसे मान लो मैं कोई एक 3 कर्व दिखाता हूं, मान लो कि ये हमारा है LCL और हियर यू आर हैविंग UCL, ठीक है। 3 अलग अलग कर्व दिखाते हैं। मान लो एक कर्व ये हमारा है, एक कर्व हमारा ऐसा है, एक दूसरा कर्व हमारा कुछ ऐसा है। पूछा जाए इनमें से कौन सा कर्व किसके लिए है, 3 सिग्मा 4, मान लो हमने पूछ लिया 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा में कौन सा कर्व किसके लिए है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये कर्व किसके लिए हो गया, 6 सिग्मा के लिए। ये कर्व किसके लिए हुआ है, 5 सिग्मा के लिए। ये कर्व किसके लिए होगा, 4 सिग्मा का। भाई जैसे जैसे सिग्मा का लेवल अप करोगे, ये सिग्मा वैल्यू नहीं है, सिग्मा लेवल है ना, सिग्मा लेवल। अगर सिग्मा लेवल अगर आप इंक्रीज करोगे तो परसेंटेज डिफेक्ट विल डिक्रीज, है कि नहीं। परसेंटेज जो डिफेक्ट होगा वो घटेगा ही। तो अगर कोई ऐसे पूछ लिया कि भाई सिग्मा लेवल, सिग्मा का वैल्यू की कहानी अलग है। सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, हम सिग्मा लेवल की बात कर रहे हैं, मतलब 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा की बात कर रहे हैं। क्लियर है। तो जैसे जैसे सिग्मा का लेवल आप बढ़ाते जाओगे, आपका परसेंटेज इफेक्ट क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। मिस्टर धर्मवीर, आप पहली दिन क्लास में हैं क्या? पूछ रहे हैं सर ये प्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन किस टॉपिक से स्टार्ट होगा। ये जो पढ़ रहे हैं आप 6 सिग्मा, ये क्या है, ये सर्विस सेक्टर है, ये प्रोडक्शन नहीं है। इसमें आप खोजिए मत कि अलग से कोई प्रोडक्शन टॉपिक नाम डालेंगे, प्रोडक्शन फिर बात करेंगे। ये प्रोडक्शन ही चल रहा है, इसी है प्रोडक्शन सेक्टर की बात, यही है सब 6 सिग्मा। 6 सिग्मा किस में लगता है, प्रोडक्शन सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में। इन्होंने क्या किया आपको पता है ना, इन्होंने क्या किया था, जो जो एक यूपीएससी का एक टॉपिक है जिसका नाम है, यूपीएससी में जो जीएस का पेपर है उसमें एक टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी प्रैक्टिसेस इन प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस एंड सर्विसेज। इन्होंने क्या किया, यूपीपीएससी वालों ने इसी टॉपिक को ऐसे तोड़ा, क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, ये सब अलग अलग नाम दे दिए, जबकि ये सब उसी का पार्ट है। स्टैंडर्ड क्वालिटी जो हम लोग यूपीएससी में पढ़ते थे, उसी के नाम को इन्होंने 3 पार्ट में तोड़ डाला है। एनीवे, क्लियर टू ऑल। अब यही मैं डाल दूं, यहीं पे ऊपर डाल दो, ऐसे लिख दो, ये जो 6 सिग्मा पढ़ा रहे हैं लिख देना प्रोडक्शन, है ना, प्रोडक्शन सेक्टर में चल रहा है ये। मतलब
डोंट उस पे ना यार मत काम करो आप। मैंने आपको एक दिन बताया था क्लास में ना कि आप उस पर काम ही नहीं कर पाओगे, आप बता ही नहीं पाओगे कि उसके अंदर आप बताओ कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन टॉपिक के अंदर क्या पढ़ोगे, आप जज भी नहीं कर पाओगे। एनीवे चलो, तो ठीक है भाई, जैसे जैसे सिग्मा का लेवल अप होता जाएगा, क्या पूछ रहे हो अर्जुन सिंह सर, हाउ टू गेट द डेटा फ्रॉम डेटा शो इन द ग्राफ बिलो, पता नहीं मतलब हाउ टू गेट द डेटा, थोड़ा हिंदी में लिख लो भाई, अंग्रेजी मत लिखो, हिंदी में लिख लो, मैं आपकी क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा सर। हाउ टू गेट द डेटा शो इन द ग्राफ, कौन सा डेटा? अच्छा एक और बात बता दे रहे हैं कि जैसे जैसे सिग्मा का लेवल बढ़ेगा, है ना, आपका क्वालिटी इंक्रीज होगा। क्वालिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ डिफेक्ट इंक्रीज होगा, है कि नहीं? कैसे पता चलेगा कि सिक्स सिग्मा पे वर्क कर रहा है? देखो फिर वही बताया ना कि समझो, जैसे आपको कैसे पता चला कि डब्बा वाला सिक्स सिग्मा पे काम कर रहा है, हाउ वी नो दैट कि डब्बा वाला इज वर्किंग इन सिक्स सिग्मा? तो बात यह है कि उनकी एक एनालिसिस, जैसे मैंने बोला ना इंडिगो जो है वो एयरलाइंस जो है वो सिक्स सिग्मा पे काम करता है, कहां पे? जब उन्होंने 1 मिलियन डेटा रिकॉर्ड किया होगा तब उनको समझ में आया कि यार उनका 1 मिलियन में एक भी डिफेक्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो सिक्स सिग्मा में काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही डब्बा वाले ने जब 1 मिलियन ट्रांजेक्शन किया, 1 मिलियन डब्बा को इधर से उधर किया और उनका एरर 0 आया, इसका मतलब दे आर वर्किंग इन सिक्स सिग्मा, दैट इज द वे। अर्जुन सिंह ये जो पूछ रहे हो ना कि 99.5 टाइम्स 98 कहां से आया, तो पहले आप ये जानो कि पहले 1 सिग्मा का डेटा कहां से आया। और ये मतलब गणित की क्लास में पढ़ते तो भी बता भी देते, और गणित जो जिन लोगों ने मुझसे मैथ्स पढ़ा होगा इसको डिराइव किया हुआ है क्लास में कि 1 सिग्मा का डेटा 68.26 कैसे आता है, 2 सिग्मा का डेटा 95.46 कैसे आता है, 3 सिग्मा का डेटा कैसे आता है, ये बात बताई जाती है मैथ्स की क्लास में। पर यहां हमको जरूरत नहीं है, इसलिए हम आपको बता नहीं रहे हैं कि ये कैसे निकाला गया है। देयर इज अ प्रॉपर गणित, ये प्रॉपर मैथमेटिक्स है कि जो नॉर्मल, ये आप ये बात समझे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्यों बनाया जाता है। तो जो नॉर्मल कर्व हम लोग बनाते हैं उसमें जब हम लोग सिक्स सिग्मा के अंदर का एरिया निकालते हैं वो वैल्यू आता है 99.5 टाइम्स 98। तो ये 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, ये सब हम लोग मैथ्स की क्लास में जब लोग पढ़ते हैं तो डिराइव करते हैं और बताते भी हैं कि कैसे आया है। तो यहां हमें जरूरत नहीं है, इसलिए हम आपको बता नहीं रहे कि ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देयर इज अ प्रॉपर वे, प्रॉपर मैथ्स है उसकी, ठीक है। एनीवे चलो एक और बात करते हैं कि यार आखिर ये ना ये 3.4 क्यों, वाई नॉट 0? तो देखो एक बात समझते हैं कि वाई यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट जीरो डिफेक्ट, वाई नॉट जीरो डिफेक्ट। आपको एक छोटी सी बात बताते हैं कि हम लोग आखिर जीरो डिफेक्ट के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं, वाई नॉट जीरो डिफेक्ट? बड़ा सिंपल सी बात है, इस बात को समझना है। जैसे मान लो एक प्रोसेस है एक्स और इससे आपने प्रोडक्ट बनाया वाई आउटपुट, ध्यान सुनिएगा, और ये हमारा वाई आउटपुट है, वाई हमारा क्या है, आउटपुट है। आप इसको ले गए, मान लो नॉर्मल कर्व में हम दिखा रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं कि ये मान लो हमारा है लोअर कंट्रोल लिमिट, ये हमारा अपर कंट्रोल लिमिट है ना, दिस इज अपर कंट्रोल लिमिट, और ये सब क्या है, डिफेक्ट है, ये सब डिफेक्ट है, ये सब डिफेक्ट है। अब मान लो कि मैंने बोला कि 1 मिलियन जब आप बना रहे थे तो 50K आपके पास डिफेक्टिव बन रहा था और वो 50K यहां पे कहीं है। अब बात समझना है, अगर 50K डिफेक्टिव बन रहा था तो अब आपको क्या करना है कि आपने बोला ये जो प्रोसेस है ना यार, इसको हम लगाते हैं सिक्स सिग्मा पे और हमको काम है इसको इंप्रूव करना। तो मैंने बोला ये जो डिफेक्ट आ रहा था इट इज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस, और मैंने बोला कोई प्रोसेस नाम की कोई चीज होती नहीं है। बेसिकली प्रोसेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी फैक्टर, मान लो फैक्टर ए, फैक्टर बी, फैक्टर सी, ऐसे मैंने बहुत सारे फैक्टर बोल दिए। जैसे मान लो डी ई एफ, ऐसे बहुत सारे क्या है, फैक्टर है।
जैसे मान लो कि एक लेथ मशीन, नॉर्मली लेथ मशीन लोग देखे होते हैं, कॉलेज वॉलेज में होता है, तो मान लो कि आप लेथ मशीन पे कोई काम कर रहे थे और लेथ मशीन से इतना डिफेक्टिव आ रहा था। तो मैंने बोला लेथ मशीन पे जो कोई काम कर रहे थे, तो लेथ मशीन पूरा एक मशीन है और उस पर जो कोई काम कर रहे थे वो एक प्रोसेस है। अब लेथ मशीन पे उस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे फैक्टर है, जैसे टूल सही से होल्ड होना, स्पेसिमेन का ग्रिप सही होना, टूल प्रॉपरली क्या है मतलब शार्प हो, और क्या बोल सकते हैं कूलेंट प्रॉपर एंगल पे लगा हो, मतलब टूल प्रॉपरली होल्ड हो। ये सब फैक्टर है और ये सब फैक्टर सारे मिला के एक प्रोसेस बना देते हैं। तो मैंने बोला एक्स एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को सही करने के लिए ये सब फैक्टर है ए बी सी डी ई एफ। और मैंने बोला अगर ये सारे फैक्टर सही काम करेंगे तो हमारा आउटपुट में डिफेक्टिव नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये जो डिफेक्टिव मिल रहा था, इट इज बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द फैक्टर, किसी न किसी फैक्टर की वजह से आउटपुट में क्या मिल रहा था, डिफेक्टिव। इसका मतलब है कि अगर इस डिफेक्टिव को इंप्रूव करना है तो मुझे इंप्रूव किसको करना है, फैक्टर को। और इन्हीं फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए हमारे पास एक मेथड जिसका नाम है डीमैक, जो कि एक साइंटिफिक मेथड है। तो मैंने मान लिया कि चलो मैंने इस फैक्टर ए पर डीमैक लगाया और अब डीमैक ऐसा लगाया कि फैक्टर ए की वजह से आउटपुट में एक भी डिफेक्टिव नहीं होगा। ऐसे ही मैंने ए बी सी डी ई एफ सारे फैक्टर पे डीमैक लगाया और सबको इंप्रूव कर दिया। नाउ आई एम गेटिंग द होल कर्व इनसाइड द अपर कंट्रोल लिमिट। अब मैंने बोला मुझे क्या मिलेगा, जीरो डिफेक्ट। लेकिन पॉइंट ये है कि इसके बाद भी आप जीरो डिफेक्ट की बात नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हैं कि बात ये है ना कि यार ये तो कुछ फैक्टर है, इनके अलावा भी कुछ फैक्टर होते हैं जिनको हम बोलते हैं, मान लो लिखा N1, ऐसे लिख दिया N2। ये क्या है, N1 N2 क्या है, N स्टैंड फॉर नॉइस फैक्टर। ये कहां से आया, मैंने बोला नॉइस फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है विच इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रोसेस, बट ये वहां रहता है लेकिन मैं उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाता हूं। जैसे मान लो एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, एयर, ये वो फैक्टर्स हैं जो कहीं भी प्रोसेस में काम करोगे वो वहां रहेंगे और उनमें वेरिएशन होता है। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं हो सकते हैं, ह्यूमिडिटी व वैल्यू चेंज होती रहती है। तो इन नॉइस फैक्टर को, इन्हीं को बोला गया नॉइस फैक्टर। और मैं बोलता हूं कि आप फैक्टर ए बी सी डी को तो सही कर लिए लेकिन नॉइस फैक्टर को कंट्रोल नहीं कर पाए और इसी की वजह से हम लोग जीरो डिफेक्ट की बात नहीं कर सकते हैं। एक्चुअल में जो 3.4 आप लिखते हो ना, ये उन्हीं नॉइस फैक्टर की वैल्यू है, ये उन्हीं नॉइस फैक्टर की वैल्यू है। हम सीधा बात बोल सकते हैं कि सिंस यू कैन नॉट कंट्रोल, can't control noise factor completely, so we can't talk about zero defect, इसलिए हम लोग जीरो डिफेक्ट की बात नहीं करते। अब बात यह है कि नॉइस फैक्टर 3 टाइप के होते हैं, बाद में अभी डिटेल में बताएंगे कि नॉइस फैक्टर जो होते हैं एक ऐसा फैक्टर होते हैं जिन्हें कंट्रोल करना इम्पॉसिबल होता है। या ये बोलिए कि नॉइस फैक्टर 3 टाइप के होते हैं, यूनिट टू यूनिट नॉइस फैक्टर, इंटरनल नॉइस फैक्टर, एक्सटर्नल नॉइस फैक्टर। इनफैक्ट एक जेरेची टगुची जो क्वालिटी मैनेजमेंट गुरु है, उन्होंने बोला है कि भाई साहब जिन्हें आप बात करो 3.4 वो है ही नहीं डिफेक्ट, वो नॉइस फैक्टर है। और हम नॉइस फैक्टर को कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर पाते, इसीलिए हम लोग जीरो डिफेक्ट की बात नहीं करते। दूसरा रीजन है कि अगर आप इसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, यू आर गोइंग टू पे द ह्यूज मनी। अल्टीमेटली कंपनी का नाम प्रॉफिट भी तो है। आप चले यार एक ऐसे फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए जो बहुत इम्पॉसिबल है, तो आपका बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा यार। इसीलिए वहां पे रोक दिया जाता है कि छोड़ दो, नॉइस फैक्टर के बारे में रहने दो। इसीलिए लोग देखो, अब सोचो कि 6 सिग्मा को ही अचीव करना अपने आप में डिफिकल्ट है, कहां से लोग 7 सिग्मा की बात कर पाओगे यार। आप 7 सिग्मा में क्या करोगे, इन्हीं नॉइस फैक्टर को इंप्रूव करने की बात करोगे। और इनको इंप्रूव करने के लिए आपको यू आर गोइंग टू पे द ह्यूज मनी। इसीलिए वी आर स्टक विद 6 सिग्मा। अभी तक हम लोग सिर्फ 6 सिग्मा पे बात करते हैं। हो सकता है कि आगे टेक्नोलॉजी बहुत हाई होगी तो आएगी 7 सिग्मा नाम की कोई चीज, लेकिन अभी तक 6 सिग्मा पे ही हम लोग क्या है, स्टक कर गए हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जीरो डिफेक्ट। द आंसर इट इज ओनली बिकॉज ऑफ नॉइस फैक्टर। और नॉइस फैक्टर 3 टाइप के होते हैं, यूनिट टू यूनिट नॉइस फैक्टर, एक्सटर्नल नॉइस फैक्टर एंड इंटरनल नॉइस फैक्टर। इसी की वजह से हम लोग जीरो डिफेक्ट की बात नहीं कर सकते हैं।
भाई मान लो मेरी कंपनी है, मैं बोल दिया, मैंने ऐसे डिक्लेयर कर दिया कि मैं सिक्स सिग्मा में काम करता हूं, तो ऐसा नहीं होता है कि लोग ऐसे, जैसे एक होता है ना सिक्स सिग्मा की एक कम्युनिटी है प्रॉपर कि जो सिक्स सिग्मा में काम करता है। अब आपको डिक्लेयर कर दोगे अपनी मर्जी से कोई सिक्स सिग्मा, तो आप थोड़ी ना मान लिया जाएगा। जो कंपनियां सिक्स सिग्मा में डिक्लेयर करती हैं, कई सारे इंस्पेक्शन होते हैं, ऑडिटिंग डिपार्टमेंट्स भी हैं जो ऑडिट कर देती हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी अपने आप को डिक्लेयर कर लेगा कि हम सिक्स सिग्मा में काम कर रहे हैं, पर ये जरूर बोलेंगे कोई एक ऑथेंटिक बॉडी नहीं है जहां पे इसका सर्टिफिकेशन मिलता है। परसेंटेज गुड वाला ग्राफ परसेंटेज गुड का है, और वो जो ग्राफ है वो जैसे ये है, देखो समझो दोनों का। ये जो परसेंटेज गुड है ये कैसे निकाला गया कि भाई 1 मिलियन परसेंटेज गुड कैसे निकाला गया, 1 मिलियन माइनस डिफेक्ट, है ना, डिवाइडेड बाई 10 to the power 6 होता है ना 1 मिलियन, डिवाइडेड बाई 10 to the power 6। ये कर लो, ये आ जाएगा हमारा, ये निकल गया परसेंटेज गुड। लेकिन ये कैसे निकलता है, ये नॉर्मल कर्व पे है। किस पर है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से निकलता है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से निकलता है, जिसी को बोला जाता है कई बार गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी, है ना। ये प्रॉपर गणित से निकलता है। ये कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है। यू नीड द प्रॉपर मैथमेटिक्स टेक्निक टू कैलकुलेट दिस डेटा। क्या पूछ रहे थे, 3.4 ईपीएमओ डब्बा वाला कैसे अचीव कर? भाई डब्बा वाला भी सेम है ना, वही सर्विस में उतना वो ट्रांजेक्शन करता है। इनफैक्ट डब्बा वाला तो 3.4 से मच मच बेटर है ना, वो उतना ट्रांजेक्शन कर लेता है। अब वही वहां पर भी वही नॉइस फैक्टर है कि आप कभी ये मत बोलो कि एकदम बिल्कुल जीरो डिफेक्ट ही है ना, जीरो एरर है। देखो जो आप बोल रहे हो ना कि मशीन की, देखो अब जैसे समझो बात, अब देखो इन्होंने बोला मशीन, सर मशीन तो सिक्स सिग्मा पे काम कर सकती है। भाई साहब अब सोचो, मान लो मैंने बोला एक मशीन है, सीएनसी मशीन है। सीएनसी मशीन समझते होगे ना, कंप्यूटराइज्ड न्यूमेटिक मशीन होती है, जो ऑटोमेटिक मशीन होती है। आपने लगा दिया ऑटोमेटिक मशीन को, और वो लगातार मान लो एक होल करना था, लगातार उसको 1 मिलियन होल करना है। भाई साहब जिसको होल कर रहे हो ना, वो एक मैकेनिकल टूल है, और मैकेनिकल टूल में मैकेनिकल वियर नाम की भी कोई चीज होती है। पॉसिबल नहीं है ना, वो कभी नहीं आएगा जीरो। ठीक है, अरे भाई मैं कास्टिंग भी पढ़ाएंगे? नहीं भैया, मैं सिर्फ यही पढ़ाएंगे, अपने को सिर्फ यही आता है। ठीक है, एनीवे डब्बा वाला केस में सर नॉइस फैक्टर कैन नॉट इफेक्ट। अरे मेरे भाई डब्बा वाले में नॉइस फैक्टर नहीं आएगा। डब्बे वाले को डिलीवरी करना था, बारिश हो गई, और मुंबई बारिश ही होती रहती है, ट्रेन लेट हो गई। और आपको पता है कि डब्बा वाला डब्बे की सप्लाई करने के लिए कोई चॉपर नहीं यूज करते जो उड़ते उड़ते चले जाएंगे। दे यूज द मुंबई लोकल, और मुंबई लोकल भी तो नॉइस फैक्टर में लेना पड़ेगा ना, कि टाइम पे नहीं आया कभी, है सब, समझो बात को। क्लियर है? चलो एक अब जरा इंपॉर्टेंट सी बात, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बात करेंगे कि अब बात यह है कि यार आखिर वो ये टूल क्या है, कैसे आप सिक्स सिग्मा को अचीव करते हैं, इसकी थोड़ी सी बात करेंगे, डीमैक के बारे में। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि व्हाट इज दिस डीमैक, हाउ यू आर गोइंग टू अचीव दिस सिक्स सिग्मा। और वो साइंटिफिक मेथड थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। समझते हैं जरा क्या है सिक्स सिग्मा मेथडोलॉजी। तो क्या है ये सिक्स सिग्मा मेथडोलॉजी? सिक्स सिग्मा
मेथडोलॉजी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है क्वेश्चन इस पे आ जाए, क्योंकि आपका यूपीएससी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये इसके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। दो क्या हमने बताया है, क्या हमने दिखाया है, व्हाट इज सिक्स सिग्मा। देखो सिक्स सिग्मा में हम बात कर रहे हैं डीमैक और डीमैफ, दो होते हैं, एक होता है डीमैक और एक हमारा क्या है, डीमैफ है। अब समझिए क्या है डीमैक, क्या है। इट इज यूज्ड फॉर इंप्रूविंग ऑप्टिमाइजिंग एंड, दोनों के लिए लिख रहा है डीमैक और डीमैफ का, दोनों का डिफिनीशन क्या है। और ये डीमैक डीमैफ क्या है, ये वही है सिक्स सिग्मा का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है जिससे हम लोग इसको अचीव करते हैं। क्या है भाई ये, इट इज यूज्ड फॉर इंप्रूविंग ऑप्टिमाइजिंग स्टेबलाइजिंग बिजनेस प्रोसेस एंड डिजाइन। किसी भी बिजनेस का जो प्रोसेस है उसको ऑप्टिमाइज करना, स्टेबलाइज करना या इंप्रूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इन सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी, जिसका नाम है डीमैक एंड डीमैफ। इट इज अ कोर टूल यूज टू ड्राइव सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट। किसी भी सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को ड्राइव करने का यही एक कोर टूल है जिससे हम लोग सिक्स सिग्मा के प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, रन करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ लॉजिकल एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। इट इज लॉजिकल एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट रादर देन जस्ट बीइंग कलेक्शन ऑफ टूल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज लॉजिकल एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट रादर देन बीइंग जस्ट अ कलेक्शन ऑफ टूल। दो ये पॉइंट अब मैंने क्यों लिखा है, क्या है ना कि जो पॉइंट लिखा हूं उम्मीद करिएगा कि अगर सिक्स सिग्मा में हो सकता है कि आपसे इन्हीं पॉइंट पे ही पूछ लिया जाए, डीमैक के बारे में एग्जैक्टली सेम पॉइंट यूज कर ले जाए। तो ऑब्वियसली इट इज टेकन फ्रॉम सम पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बुक जहां से इन्होंने यूज किया हुआ है, जहां से इन्होंने पूछा हुआ है। इट इज अ 5 स्टेप इटरेटिव प्रोसेस, ये 5 स्टेप का इटरेटिव प्रोसेस है। इट इज रिगरस डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग अप्रोच टू एनालाइज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एंड इंप्रूविंग द प्रोसेस कैपेबिलिटी। देख रहे हो, यही आ गया प्रोसेस कैपेबिलिटी। इट इज यूज्ड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस। दो होता है, एक डीमैप है और एक डीमैक है। पहले डीमैक, डीमैप में क्या है, डीमैक इज यूज्ड फॉर इंप्रूविंग द एग्जिस्टिंग प्रोसेस एंड डीमैप इज यूज्ड फॉर इंप्रूविंग द, मतलब आप अगर नया प्रोसेस लॉन्च करते हो तो क्या लगता है, डीमैप। पहले इसको इतना लिखो, फिर हम बात करते हैं क्या है, और एकदम एग्जैक्टली सेम वर्ड लिख लो क्योंकि ये काम आएगा। हो सकता है यही पूछ लिया जाए आपसे, एक बार पूछा भी गया है, एक नहीं, सिक्स सिग्मा पे कई क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं। कल तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पे। सर कल की क्लास टाइमिंग 3 से 8 कर दो। क्यों भाई, कल कोई छुट्टी उट्टी है क्या? देखो कई सारे लोग जो है ना वर्किंग है इसमें, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बहुत सारे लोग, लड़के जो है दे आर ऑलरेडी वर्किंग समवेयर, तो उन्होंने क्लास ज्वाइन कर रखा है। क्लास की टाइमिंग में तो मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा, है ना। अरे अभी लिखो ना, डी मैप में डी क्या स्टैंड करता है, रुको जरा सब्र करो, अभी बताएंगे ना यार, अभी तो लिख रहे हो आप। एंड में क्वेश्चन पूछो तो आपको समझ में आएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी बता, अभी तो डीमैक का फुल फॉर्म बताया, डीमैफ बताया कहां, लिखो जल्दी से डीमैफ क्या है, पहले लिख लो इसको फिर बताते हैं।
आई एम डूइंग जॉब इन फैक्ट्री. ओके. अनुज कुमार ये बात बताई गई सर. नहीं जॉब रहती है सर सुबह. सर नहीं जॉब रहती है सुबह. अनुश्री जॉब कर रहे हो आप. चलो ठीक है. अनुज रवि कुमार सर जॉब कर. ठीक है. अमित यादव जॉब कर रहे हैं सर फैक्ट्री में. ठीक है. वैसे भी इसकी टाइम चेंज नहीं कर सकता मैं. मुझे पता है ये बात. वी आई हैव मतलब पहले से इन्फॉर्म्ड है कि आप इसका सर शेड्यूल का टाइम मत चेंज करिए. जॉब रहती है 9 to 6. अरे पता है यार जॉब है लोगों का. ये डीमैक और डीमैफ दोनों के बारे में है. दो इतना पॉइंट छोड़ दो. केवल ये वाला पॉइंट छोड़ दो. लास्ट पॉइंट जो हमने बताया है ये पॉइंट छोड़ दो. तो इसके ऊपर तक का जितना पॉइंट लिखे हो ये दोनों के लिए कॉमन है ना. मतलब आप बोल सकते हो कि यहां से यहां तक जो पॉइंट लिखा गया है ना ये पॉइंट फॉर बोथ. चाहे वो डीमैक हो चाहे वो डीमैफ है. बोथ डीमैक एंड डीमैफ है ना. ये दोनों के लिए है. और ये जो सिक्स सिग्मा है ना बड़ा हार्ड टॉपिक है यार. मतलब कह सकते हो अगर क्वालिटी के नाम ली जाए और इसमें सिक्स सिग्मा ना आए तो बड़ा वो होता है. सिक्स सिग्मा ज़्यादा चांस है कि क्वेश्चन सिक्स सिग्मा से आएगा. Noted all till here? मिस्टर अंसारी जी चलो ठीक है. मैं आपकी पॉइंट को समझ चुका हूँ और मैं ये मैसेज आपका कन्वे जरूर कर दूंगा. Noted all?
चलो नेक्स्ट देखो जरा हम बात करते हैं। अब समझो इसको पहले क्या है, ये थोड़ी सी इसकी बात करते हैं इस डीमैक के बारे में। ऐसे समझो, दो क्या चीज है, ऐसे समझो इसके 5 फेज है। डिफाइन है ना, मेजर, एनालाइज है ना, इंप्रूव एंड देन इट इज कंट्रोल। इसके 5 फेज है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। और ये एक लॉजिकल सीक्वेंस में है। दिस इज द फर्स्ट फेज, देन इट गोज टू सेकेंड फेज, देन इट इज थर्ड फेज, and then it goes to fourth phase, and then it is fifth phase, and again it is defined. This is called DMAC. अब DMAF क्या है? DMAF क्या है? It is defined measure, analyze, design and verify. तो क्या है ये? इसके भी 5 फेज है। पहला डिफाइन, दूसरा मेजर, तीसरा एनालाइज, फोर्थ डिजाइन एंड देन इट इज वेरीफाई। इसको बोलते हैं डीमैफ। तो इसमें अब समझ में आएगा फुल फॉर्म क्या है, डिजाइन एंड वेरीफाई। अब देखो क्या है समझो इस बात को। पहले तो ये बोला गया है इट इज 5 स्टेप इटरेटिव प्रोसेस। ये 5 स्टेप इसमें भी है, 5 स्टेप इसमें भी है। व्हाई इट इज कॉल्ड इटरेटिव प्रोसेस? इटरेटिव प्रोसेस, दो इटरेटिव प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि पहली बार आप डीमैक लगाओगे और आपका प्रोसेस सिक्स सिग्मा पे काम करने लगेगा। इटरेटिव का मतलब है ग्रेजुअली, स्लोली। आपने पहली बार डीमैक लगाया, दूसरी बार डीमैक लगाया, तीसरी बार डीमैक लगाया और धीरे 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 आपने जीरो डिफेक्ट पे पहुंचना है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इटरेटिव प्रोसेस। इट इज 5 स्टेप प्रोसेस, ये तो बात हो ही चुकी है ना। और ये जो है क्या है, ये इसी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इंप्रूविंग दी प्रोसेस कैपेबिलिटी। वी आर गोइंग टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। और ये लिखा है ना, इट इज अ कोर टूल यूज टू ड्राइव द सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट। किसी भी सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को ड्राइव करने का यही कोर टूल है। और ये एक लॉजिकल स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। व्हाई इट इज कॉल्ड लॉजिकल एंड स्ट्रक्चर्ड? तो इसमें पहले ऐसे चलता है, पहले डिफाइन, देन मेजर, देन एनालाइज, देन इंप्रूव, देन कंट्रोल। ऐसा नहीं कि पहले डिफाइन किए चलेगा इंप्रूव फेज में। ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है। देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट यू शुड फॉलो दिस सीक्वेंस। इसीलिए इसको बोला गया लॉजिकल एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है कि पहले आप डिफाइन करिए, देन मेजर, देन एनालाइज, देन इंप्रूव, देन इट इज कंट्रोल। ऐसे यहां पर है, पहले डिफाइन, देन मेजर, देन एनालाइज, देन डिजाइन एंड देन इट इज वेरीफाई। तब हम लोग बात करते हैं। इसीलिए इसको बोला गया है इट इज 5 स्टेप इटरेटिव प्रोसेस और एक लॉजिकल है, स्ट्रक्चर्ड है। तो ये सब कुछ कीवर्ड हैं, थोड़ा सा याद रखना है। लॉजिकल, स्ट्रक्चर्ड, है ना, ड्राइव द प्रोजेक्ट, है ना। ये भी देखो पॉइंट लिखा है, इट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट रादर देन बीइंग जस्ट अ कलेक्शन ऑफ टूल। यहां सिर्फ कलेक्शन ऑफ टूल नहीं है, ये क्या है, एक लॉजिकल स्ट्रक्चर अप्रोच है जिससे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और इंप्रूवमेंट करते हैं, है ना। इट इज अ रिगरस डेटा ड्रिवन, मतलब बिल्कुल डीप है, डिसीजन मेकिंग अप्रोच टू एनालाइज द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। इससे हम लोग रूट कॉज प्रॉब्लम को भी एनालाइज करते हैं एंड इंप्रूविंग द प्रोसेस कैपेबिलिटी। इट इज यूज्ड फॉर द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। अब जो डीमैक और डीमैप में क्या अंतर है कि अगर कोई हमारे पास प्रोसेस है और सेम प्रोसेस को अगर हम लोग इंप्रूव करते हैं तो मेथड कहलाता है डीमैक।
लेकिन सेम प्रोसेस को इंप्रूव ना करके उसकी जगह पे कोई नया प्रोसेस इंट्रोड्यूस करते हैं तो मेथड कहलाता है DMAV, DMADV, तब वो कहलाता है DMAV। लिख लो इसको, जल्दी से बनाओ इसको ऐसे ही। तो इसमें याद रखिएगा, ये जो हमारे पास ये 5 फेज है, इसका DMAF का फुल फॉर्म इसको भी याद रखिएगा। पर मेनली जो होता है वो DMAC ही है, एग्जिस्टिंग प्रोसेस को इंप्रूव करने वाला मेथड। DMAF तो अगर कोई नया प्रोसेस लगाते तो हम लोग यूज करते हैं, DMADV है ना। तो यहां V स्टैंड फॉर वेरीफाई, D स्टैंड फॉर डिजाइन, बाकी सब सेम है ना, एनालाइज, measure, and then here it is design. सिक्स पॉइंट में देखो लिखा है ना, इट इज यूज्ड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेस। मतलब ये बात केवल DMAC के लिए है। ये किसके लिए है भाई? DMAC के लिए है ना। दिस इज ओनली फॉर DMAC। जो बाकी ऊपर के लिखे हुए हैं वो सबके लिए है कि नहीं? वो दोनों के लिए, DMAC हो चाहे वो DMAV हो। दो इटरेटिव प्रोसेस का मतलब होता है, जिसे मैथमेटिक्स से पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल मेथड। न्यूमेरिकल मेथड क्या है? एक इटरेटिव प्रोसेस है कि भाई आपने न्यूटन रैप्सन मेथड लगाया, पहली बार लगाया थोड़ा इंप्रूव हुआ, दूसरी बार लगाया थोड़ा इंप्रूव हुआ, तीसरी बार में थोड़ा इंप्रूव हुआ। तो जैसे न्यूमेरिकल मेथड को बोलते हो, न्यूटन रैप्सन को बोलते हो इटरेटिव प्रोसेस, वैसे DMAP भी है, एक इटरेटिव प्रोसेस है। अगेन एंड अगेन हम लोग लगाते हैं और हम लोग टारगेट क्या करते हैं? अचीव करते हैं। डिफाइन को मैंने कुछ और लिख दिया क्या? अच्छा लास्ट में भाई ये डिफाइन है, हाँ डिजाइन 2 बार लिख दिए, इट इज डिफाइंड। क्लियर है नाउ? क्लियर है भाई? ये सनानंद यादव और ये प्रतीक श्रीवास्तव, ठीक है। बोल सकते हैं रिपीटिंग प्रोसेस भी बोल सकते हैं। दो यार ये वंदना जी आप पूछ रहे ये कितने हावर का सब्जेक्ट है। देखो इस पे ना मैं भी काम कर रहा हूँ,
मैं भी काम कर रहा हूँ, मतलब पैरेलली हम भी आपके लिए काम कर रहे हैं कि तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा कि इसको कितना घंटा कितना, मतलब मुझे जो अभी तक मतलब अभी तो मैंने मॉर्निंग बैच मेरा फिनिश हो चुका है, तो मैं थोड़ा सा आपके लिए टाइम दे पा रहा हूँ कि मैं खुद परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा रहा हूँ कि यार व्हाट शुड बी द बेस्ट कंटेंट फॉर यू गाइज। तो अभी मैं और भी चीज़ों को देख रहा हूँ, तो अभी तो मतलब अभी तो मुझे ये इतना पता है कि ये चीज़ है इसमें, लेकिन और भी क्या हो सकता है उस पर काम कर रहे हैं। इसलिए मैं अभी ना ये बात कभी नहीं क्लास में डिक्लेयर कर रहा हूँ कि ये 2 दिन चलेगा 3 दिन चलेगा। अभी मतलब थोड़ा और कंटेंट लेंगे हम, क्योंकि मुझे बहुत डाउट है इस टॉपिक पे कि ये टॉपिक बहुत जनरलाइज टॉपिक है, और इस पे क्वेश्चन जो बोल रहे हो ना, किसी ने बोला कि सर 4-5 क्वेश्चन का, और देख लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तक यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सबसे ज़्यादा, कई बार तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से आ गए क्वालिटी से। थोड़ी जनरलाइज टॉपिक है ना, और कोई भी आदमी देखो क्या है ना कि किसी भी सेक्टर में जाएगा, किसी भी सेक्टर, जैसे मान लो हो सकता है कि आप चले जाओगे इरिगेशन डिपार्टमेंट या किसी भी जगह जाओगे, तो ये आपको चीज़ आपको मिलेगी, क्यूसी क्यूए क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी ये सब चीज़ें मिलती हैं। इसीलिए तो यूपीएससी ने भी सिलेबस चेंज किया था, तो हम खुद उस पर काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अभी मतलब आई एम नॉट गोइंग टू श्योर कि अभी वो कितना दिन क्लास चलेगा, पर हो सकता है 1-2 दिन बाद हम रिवील कर देंगे कि और कितना चलेगा क्या नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखो कई बार मुझे डर लगता है कि यार इनको ये डीमैक बताया कि नहीं बताया, लेकिन कभी डर लगने लगता है कि यार कहीं ऐसा ना हो यही पूछ ले। तो ये बड़ा वियर्ड सिचुएशन होता है कि व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट द सिलेबस, है ना, जब आपको पास सिलेबस नहीं पता है वो, तब बड़ा मुश्किल होता है। जैसे अब मैं मान लो कि गेट के लिए पढ़ाना है मैथमेटिक्स, तो हमें पता है सिलेबस यही है, यही पढ़ाना है, इसके अलावा जाना ही नहीं है। बट ऐसे टॉपिक जहां पे आपको पता नहीं होगा, जिस टॉपिक की मैं बता रहा हूं, जिस टॉपिक में पढ़ा रहा हूं अभी, इट इज द मी हु कंटेंट दिस, मतलब ये मैंने इन सारे कंटेंट को डेवलप कर रखा है। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस और ऑन द बेसिस ऑफ यूपीएससी ने क्या पूछा, कैसे पूछा, कहां से पूछा गया। कई साल तो ऐसे हुए हैं कि नोट से मैंने 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 7 क्वेश्चन तक एग्जैक्टली नोट से आए। भाई आपको बता दूं ना कि मतलब बहुत उस पर काम किए हमने। एनीवे खैर चलो देखो आपको, चलो आज मुझे लगता है कि आज के लिए ज़्यादा हो रहा है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल थोड़ी सी देखो इसी में 6 सिग्मा में 1-2 पॉइंट और बात करेंगे। किसी ने पूछ भी लिया था कि सर ये ब्लैक बेल्ट क्या होता है या ग्रीन बेल्ट क्या है, थोड़ी बहुत कल लगेगा तो इस पर बात करेंगे। कल हम थोड़ी और कुछ टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सर आप 6 सिग्मा में पढ़ा रहे हो, ठीक है। एनीवे तो थोड़ा पेशेंस रखो। देखो क्या ना कि देखो मुझे ये बात पता है कि प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है, ये भी मुझे पता है, लेकिन क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है। हर्डल बड़ा प्रीलिम्स का ही होगा, ये बता रहे हैं। जो प्रीलिम्स से बाहर हो गया ना वो बहुत मतलब बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए प्रीलिम्स में मतलब कई लोग हमसे पूछ रहे हैं कि सर क्या मेंस भी साथ में पढ़े। मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा, पहले प्री क्वालिफाई कर ले जाओ यार, उसके लिए मेंस के लिए टाइम मिल जाएगा। दो सब लोगों ने तैयारी कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा, पहले भी कुछ पढ़ रखे हैं, तो पहला थोड़ा प्री पे फोकस रख लो। अगर टाइम मिलता है, दोज हु आर नॉट वर्किंग उनके पास टाइम मिल रहा है इनके अलावा, तो आप थोड़ा बहुत टेक्निकल पढ़ लो, ठीक है। चलो यार आज बहुत हो गया आज के लिए, और आज की क्लास हम लोग यहीं पर रुकेंगे। और कल ही क्लास की टाइमिंग सेम है, और कल इसी में हम लोग कुछ आगे देखेंगे 6 सिग्मा में, और कुछ नया टॉपिक देखेंगे, ठीक है। मैं भी थोड़ा थक रहा हूँ, ठीक है। चलिए दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइज, एंड आई होप कि यू हैव एंजॉय माई क्लासेस। मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में शाम को 5 बजे, ठीक है। सो खुश रहिए, मस्त रहिए, एंड गुड नाइट, शुभ रात्रि, ठीक है। तो कल मिलते हैं।